नमस्कार दोस्तों, मैं काशिफ आप सबका स्वागत करता हूं कंप्लीट एजू यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमेशा की तरह आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार लेके आया हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट नंबर 4। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये कौन कौन से एग्जाम के हैं वो मैंने यहाँ आप लोगों को बता रखा है। दोस्तों, ये हैं आपके एसएससी जेई के, आरआरबी जेई के, इसरो के, डीआरडीओ के, डीएमआरसी के और अदर जो स्टेट जूनियर इंजीनियर एग्जाम होते हैं वो सारे। और आज का जो हमारा सेट है, जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले भी वादा किया था कि आज का जो हमारा सेट रहेगा दोस्तों वो कैसा रहेगा, वो थियोरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन बेस्ड रहेगा। तो आज के जो हम क्वेश्चन देखेंगे किस पे बेस्ड होंगे, ज्यादातर आपको थ्योरी ऑफ मशीन के दिखेंगे, लगभग 7 से 8, और जो बाकी एक दो क्वेश्चन होंगे वो मशीन डिजाइन के दिखाई देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी कोई वीडियो आता है तो आप नोटिफिकेशन को मिस ना करें। और इसके साथ साथ आप अगर वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेक्निकल एग्जाम नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर मैं रेगुलरली जो मैकेनिकल के पीडीएफ हैं और पीपीटी हैं, यानी कि अगर मैं कहूँ टोटल स्टडी मटेरियल जो है मैं अपलोड करता हूँ। अगर आप स्टडी मटेरियल को लेना चाहते हैं एट नो कॉस्ट और फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ पे आप मुझसे डाउट भी पूछ सकते हैं। मैं हर मैसेज का वहाँ पे रिप्लाई करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आइए, हमारा पहला क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोलता है कि सॉरी, द नंबर ऑफ लिंक विच इज required to form a kinematic chain, number of link which is required to form a kinematic chain can be expressed in term of the number of pairs as। ठीक है भाई, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है ये। कहाँ से आता है ये क्वेश्चन? सिंपल मैकेनिज्म से आता है। सिंपल मैकेनिज्म नाम का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है थ्योरी ऑफ मशीन, उसमें सबसे बेसिक से पूछा गया ये क्वेश्चन है आपका, बेसिक्स में से आता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन कहता क्या है? क्वेश्चन ये कहता है कि भाई किसी भी मैकेनिज्म के अंदर अगर आपको काइनेमेटिक चेन बनानी है, क्या बनानी है? काइनेमेटिक चेन फॉर्म करनी है, तो उसके लिए नंबर ऑफ लिंक रिक्वायर्ड कितने होते हैं। ठीक है, और सवाल यहीं पर खत्म नहीं होता, सवाल साथ में ये भी पूछता है कि नंबर ऑफ लिंक जो है वो नंबर ऑफ पेयर के साथ में क्या रिलेशन रखते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, बता देता हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब भी कोई काइनेमेटिक चेन अगर आपको बनानी है तो वहां पर नंबर ऑफ लिंक रिक्वायर्ड होते हैं 2p-4। क्या होते हैं? 2p-4 होते हैं। और ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछ लेता है नंबर ऑफ ज्वाइंट, तो नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने होते हैं दोस्तों? 3/2 L-2 से नंबर ऑफ ज्वाइंट को डिफाइन किया जाता है। मतलब सपोज कीजिए अगर आपको एक काइनेमेटिक चेन दे रखी है और आपसे भाई काइनेमेटिक चेन है तो इतना तो आप पता लगा ही सकते हैं कि नंबर ऑफ लिंक कितने रहने वाले हैं यहाँ पे। नंबर ऑफ लिंक अगर आपको पता है, नंबर ऑफ ज्वाइंट आपको पूछना है, तो आपके पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि आप सिंपल ऑब्जर्वेशन करें। ठीक है, जिसने थ्योरी पढ़ी होगी उसको ध्यान होगा किस तरीके से हम जॉइंट्स को देखते हैं। बाइनरी जॉइंट होता है, टर्नरी जॉइंट होता है, क्वार्टरनरी जॉइंट होता है। तो सिंपल आप ऑब्जर्व करेंगे और ऑब्जर्व करके नंबर ऑफ जॉइंट लिख दीजिए। और अगर आप ऑब्जर्व नहीं करना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले का अगर आप यूज करोगे तो आप नंबर ऑफ जॉइंट जो है वो निकाल सकते हो। पर किसके लिए है ये? एक काइनेमेटिक चेन के लिए फॉर्मूला है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन पढ़ो तो क्या होगा? पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है, बाकी ऑप्शन आप देख सकते हैं इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट का करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये भी सिंपल मैकेनिज्म से आया है। मैं वेट ही कर रहा था कभी आगे बढ़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन हाँ ये था, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लिंक एंड जॉइंट इन द मैकेनिज्म एज शोन इन द फिगर। भाई किसी मैकेनिज्म के अंदर टोटल नंबर ऑफ लिंक जो इसने यहाँ पर पूछा है, कौन सी मैकेनिज्म के अंदर? ये जो यहाँ पर आपको मैकेनिज्म मिल रही है। ठीक है, इस मैकेनिज्म के अंदर टोटल नंबर ऑफ लिंक कितने, टोटल नंबर ऑफ जॉइंट कितने। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपका? एक लिंक मान लिया, और कौन सा लिंक है ये? फिक्स्ड लिंक है। ठीक है, दूसरा देखिए, ये आपका सेकंड लिंक है। ये देखिए, ये कौन सा आपका? थर्ड लिंक है। और यहाँ पे जो आपको रोलर दिखाई दे रहा है, ये आपको जो रोलर है ये कौन सा लिंक है? फोर्थ लिंक है। समझ में आ गया? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सर यहाँ पे नंबर ऑफ लिंक कौन कितने हैं? 4 है। कौन कौन से? एक तो फिक्स लिंक हो गया, ये सेकंड लिंक क्रैंक हो गया, थर्ड कनेक्टिंग रॉड हो गई। अगर यहाँ पे स्लाइडर लगा होता तो सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म बन जाती। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा रखा है? रोलर लगा रखा है। ठीक है, तो रोलर कौन सा आपका? फोर्थ लिंक। तो सीधी सी बात है। तो अब देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? 3 एंड 3/3, ये गलत है। 3/3, ये 3/4, ये गलत है। मतलब इनको लिखना चाहिए था
ये क्या कर रखा है 3/3, 3 एंड 2, 4 एंड 3 एंड 4 एंड साथ में क्या होगा 4 होगा, ठीक है। ये 4/4 नहीं लिखा हुआ है, स्लैश की जगह इन्होंने एक ही जगह लिखते हैं, गलत हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है। तो आप देखोगे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो एकदम गलत हो गया, क्यों? नंबर ऑफ लिंक यहाँ पर 3 दे रखे हैं, यहाँ पर भी 3 दे रखे हैं, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया आपका 50-50 हो गया। तो या तो ऑप्शन सी करेक्ट है या ऑप्शन डी करेक्ट है, निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पे कौन सा जॉइंट बन रहा है, एक बाइनरी जॉइंट है, इसको मैं इस तरह से डिनोट कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या है, एक बाइनरी जॉइंट है, ठीक है। इस तरह से आप देखोगे ये रहा एक बाइनरी जॉइंट बन रहा है आपका, और ये कौन सा पेयर बन रहा है आपका, एक रोलिंग पेयर बन रहा है। तो नंबर ऑफ जॉइंट देखो कितने हो गए, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जॉइंट भी कितने हो गए, यहाँ पे 4 हो गए। आपका मन नहीं माना, चलिए हम इक्वेशन बना लेते हैं भाई, काइनेमेटिक चैन है उसके लिए हम बनाते हैं J = 3/2 L। नंबर ऑफ लिंक कितने 4 है, -2 है। देख लीजिए ये 2 टाइम्स कट गया, कितना हो गया 3 × 2 दैट इज 6 -2। सो नंबर ऑफ जॉइंट कितने आ गए 4। यही हमने विजुअल ऑब्जर्वेशन से निकाला था, और यही जो रिजल्ट मिला है वो हमें कहाँ मिला है, फाइनल रिजल्ट मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। तो आप दोनों जो तरीके हैं उनसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा विजुअल ऑब्जर्वेशन से, इससे क्या होगा आपकी समझ भी बढ़ेगी, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, ये भी सिंपल मैकेनिज्म से आया है। What is the degree of freedom of the mechanism shown below? आपको एक मैकेनिज्म दे रखी है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और आपसे सिंपली क्या पूछा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आप निकाल सकते हो दोस्तों? भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर जल्दी आप लोगों को मेरा एक थ्योरी लेक्चर यहाँ पे मिलने वाला है, एक थ्योरी ऑफ मशीन का थ्योरी लेक्चर आप लोगों को मिलने वाला है, जहाँ पे मैं आपको कोल्सबैक इक्वेशन जो होती है वो बताने वाला हूँ, क्या होती है, किस तरीके से आई है, ठीक है। तब तक आप वेट कीजिए। अभी आप मेरी बात मान लीजिए, वैसे आपका पहले का भी पढ़ा हुआ होगा, और अभी भी आप मेरी बात मान लीजिए कि जब भी आप किसी भी मैकेनिज्म की डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला क्या लगता है, F = 3L - 1 इट इज L, ठीक है। 3L - 1 - 2J - H, ठीक है। और अगर रिडंडेंट लिंक है तो साथ में आपको -FR करना पड़ता है, अदरवाइज नहीं करना है आपको, ठीक है। उसके बारे में हम थ्योरी लेक्चर के अंदर बात करेंगे, यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं। तो अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ लिंक अगर हम निकाल लें, नंबर ऑफ जॉइंट अगर हम निकाल लें, तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को इजीली फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। सॉरी, तो देखिए नंबर ऑफ लिंक की यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। आपको दिखाई दे रहा है ये हो गया आपका पहला लिंक, ठीक है। आगे देखिए ये क्या है आपका सेकंड लिंक है, ये क्या है दोस्तों आपका थर्ड लिंक है, ये क्या है आपका फोर्थ लिंक है, ये क्या है फिफ्थ लिंक है, और वापस ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका सिक्स्थ लिंक नहीं है, इसको नंबर 1 ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इस लिंक को भी फिक्स्ड कर रखा है और इस लिंक को भी फिक्स्ड कर रखा है। अगर किसी मैकेनिज्म के अंदर फिक्स्ड लिंक है तो चाहे कितनी बार भी रिपीट हो रहा हो, उसको सिर्फ एक ही बार काउंट करते हैं। जैसे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखिए अभी आपको बताता हूँ जरा। जैसे कि मैं ये कहना चाहता हूँ, मान लिया जाए एक लिंक में यहाँ पर भी लगा देता कुछ इस तरीके से, उसे भी फिक्स्ड कर देता, एक लिंक में इस जगह पे भी लगा देता, उसे भी फिक्स्ड कर देता, यहाँ पर भी लगा देता, उसे भी फिक्स्ड कर देता, है ना। पर ये सारे के सारे अगर फिक्स्ड हैं तो ये सारे के सारे सिर्फ एक लिंक की तरह ही क्या एक्ट करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग लिंक की तरह एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक लिंक की तरह एक्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हमने देखा तो नंबर ऑफ लिंक जो आपको मिले टोटल कितने मिल गए, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ लिंक कितने मिल गए दोस्तों, 5 मिल गए। अब नंबर ऑफ जॉइंट देखिए, नंबर ऑफ जॉइंट भी आप निकाल सकते हैं। देखिए एक तो ये रहा आपका, एक दूसरा ये रहा, इसको दो नहीं सॉरी एक ही लिखो, ठीक है। नंबर ऑफ जॉइंट को इस तरह से नहीं लिखते, मतलब अगर बाइनरी लिंक होता है ना कोई, एक नॉर्मल सी बात बता देता हूँ, अगर कोई एक बाइनरी लिंक है तो हमने उसको इस तरह से डिनोट कर दिया। अगर आपके पास कोई टर्नरी लिंक आ गया तो हम क्या लिखेंगे, 1 टर्नरी लिंक इज इक्वल टू 2 बाइनरी लिंक। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पे 3 लिंक एक साथ जुड़ रहे होते हैं ना, तो वहां पे हम क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। ये एक जनरल प्रोसीजर है, अगर आपको याद करना है। ऐसा कुछ कहीं किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि आपको यही फॉलो करना जरूरी है, ये मैंने वो बताया है जो मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। अगर आपको याद करने में सहूलियत होती है, नंबर ऑफ जॉइंट को आप यहाँ पे 2 लिखना चाहते हैं, फिर 3 लिखना चाहते हैं, फिर 4, फिर 5, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो आपको एक जनरल प्रोसीजर बता रहा हूँ कि अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपसे गलती होने के जो चांसेस है ना वो बहुत कम हो जाते हैं। वरना 1 2 3 4 कई बार क्या करते हैं, उन्हीं को ऐड कर देते हैं, तो गलती होने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं, ठीक है।
तो एक नॉर्मल सी बात बताइए, आपकी मर्जी है, आप जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं। ये रिलेशन को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह होता है कि अगर कोई एक क्वार्टर टर्निंग लिंक है आपका, तो वो किसके बराबर होगा, 3 बाइनरी लिंक के बराबर होता है, ठीक है वो। और ये कैसे होता है, ये सब आपको थ्योरी क्लास के अंदर मिल जाएगा। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। आइए थोड़ी थोड़ी चीजें मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ से इरेज करूंगा, फिर आपको और अच्छे से बता पाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, हाँ, अब नंबर ऑफ लिंक हमने निकाल लिए थे, कितने आ गए थे दोस्तों हमारे पास, नंबर ऑफ लिंक आ गए थे हमारे पास 5। नंबर ऑफ जॉइंट कितने आए, 1 2, यहाँ पर भी एक और बाइनरी जॉइंट है, ये भी क्या है, बाइनरी जॉइंट है, ये भी क्या है, बाइनरी जॉइंट है। तो नंबर ऑफ जॉइंट भी कितने आए आपके पास दोस्तों, 5 जॉइंट आए। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट इक्वेशन को फॉलो करता हूँ। F इज इक्वल टू क्या होता है, 3L माइनस 1 माइनस 2J माइनस क्या था आपका, H था। वेयर H क्या होता है आपका, हायर पेयर होता है यहाँ पे। तो क्या इस मैकेनिज्म के अंदर कोई भी हायर पेयर आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो H की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो गई, 0 हो गई। L की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है, जॉइंट की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है। सिंपली इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो सिंपली जब आप पुट करोगे तो F इज इक्वल टू क्या होगा, 3 नंबर ऑफ लिंक 5 माइनस 1 माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ जॉइंट कितने 5 है, ये हो गया 0। देखिए यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं जानता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, इरेज कर देता हूँ टोटल को ही, ठीक है। अब हमारे पास जगह बन जाती है, ठीक है। हाँ, तो हमने क्या निकाला था, नंबर F इज इक्वल टू क्या हो गई थी, 3 5 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 0। देखिए कितना हो गया, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 10 माइनस 0। तो यहाँ पर कितना आएगा, ये क्या हो गया, 4 3 is 12 माइनस 10 दैट इज 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ दिस मैकेनिज्म इज 2। और अगर किसी मैकेनिज्म की डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होती है तो उसको क्या कहा जाता है, अनकंस्ट्रेन्ड चैन कहा जाता है। मतलब इस ये मोशन हमें अच्छा नहीं लगता। काइनेमेटिक चैन के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। वो क्या होती है, आपकी काइनेमेटिक चैन होती है। और अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 0 हो जाता है तो वो आपका क्या बन जाता है दोस्तों, स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4। ओहो, ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है इस पीपीटी में, अपने आप आगे बढ़ रही है। मैंने सॉल्व करने की कोशिश करी बट हुआ नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्ट करो, मैं तो पीछे कर ही रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही आसान और इम्पोर्टेंट सवाल, इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है बताऊंगा। द ग्राफ ऑफ टर्निंग मोमेंट डायग्राम इज ड्रॉन बिटवीन, जो आपका टर्निंग मोमेंट डायग्राम का जो ग्राफ है वो किस किस के बीच में ड्रॉ किया जाता है। तो दोस्तों आपने अभी तक इसको क्या बोलते हैं हम, टी थीटा डायग्राम बोलते हैं। कहाँ पे पढ़ा होगा आपने, फ्लाईव्हील नाम का जो चैप्टर है थियोरी ऑफ मशीन में, वहां पे पढ़ा होगा आपने, देखा होगा इस तरह से। सॉरी, थोड़ा जल्दी में बना दिया। इस तरह से आप देखते हो, ये टी थीटा डायग्राम को बनाते हो आप, यहाँ पे क्रैंक एंगल होता है थीटा, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, जो हमारा टॉर्क होता है बेसिकली टी, और यहाँ पे बीच में जो पॉइंट आ जाता है उसको क्या बोल देते हैं, टी मीन बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका टर्निंग मोमेंट होता है, और यहाँ पे क्या होता है आपका क्रैंक एंगल होता है। बट यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे क्रैंक एंगल एंड क्रैंक रेडियस, जो डेफिनेटली गलत है। क्रैंक रेडियस यहाँ पे आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा। ऑप्शन भी मिला आपको क्रैंक एंगल एंड क्रैंक एफर्ट। तो आप ध्यान रखिएगा जिस हिसाब से दे रखा है, मतलब क्रैंक एंगल अगर यहाँ दे रखा है तो कहने का मतलब है कि इस वाले एक्सिस पे क्रैंक एंगल होना चाहिए था, तो ये बी ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्रैंक एफर्ट एंड क्रैंक एंगल, इसके बारे में हम बात करते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्रैंक रेडियस एंड क्रैंक एंगल, तो रेडियस के बारे में तो हमने कहीं पर बात करी ही नहीं है। तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर सी ही आपका करेक्ट होना है। बट अगर देखा जाए तो टेक्निकली ऑप्शन नंबर सी भी आपका एक तरीके से करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि क्रैंक एफर्ट और क्रैंक एंगल के बीच में जो डायग्राम बनता है, जो ग्राफ आप प्लॉट करते हो, वो होता तो कुछ इस तरीके से ही है, मतलब आइडेंटिकल होता है। बट उसको हम फॉर श्योर, मतलब श्योरिटी के साथ ये नहीं कहते कि ये हमारा टी थीटा डायग्राम है, मतलब कि ये हमारा टर्निंग मोमेंट डायग्राम है। ये बात हम नहीं कहते, ये बात श्रीमान एस एस रतन जी कहते हैं, ठीक है। श्रीमान एस एस रतन जी ने ये कहा है कि भाई जो आपका ग्राफ बनता है बिटवीन क्रैंक एफर्ट एंड क्रैंक एंगल, वो आइडेंटिकल होता है टर्निंग मोमेंट डायग्राम के साथ।
बट एग्जैक्टली नहीं मान सकते। बट अगर इस क्वेश्चन की बात करूंगा तो हमें पता चलेगा कि इस क्वेश्चन के अंदर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मुझे चूज करना। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट और करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, और अगर अगली बार कोई आपसे पूछता है कि भाई टर्निंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है, तो वो टर्निंग मोमेंट और क्रैंक एंगल के बीच में बना हुआ होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, टर्निंग मोमेंट क्या हो रहा है फ्लाई व्हील में ही बताऊं या अभी बता दूं? चलो बता देता हूँ। जो टर्निंग मोमेंट होता है वो होता है Ft इंटू आर, और इसको क्या बोल देते हैं हम, क्रैंक एफर्ट बोल देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 6 क्वेश्चन से बड़ा प्यार है इस स्लाइड को, जब भी देखो 6 पे चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द मास ऑफ फ्लाई व्हील ऑफ ए स्टीम इंजन इज 3250 kg। मास आपको गिवन है, बहुत बढ़िया। विद द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ 1 मीटर, आपको रेडियस ऑफ जायरेशन दैट इज के आपको गिवन है। द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ द इंजन इज 4500 न्यूटन मीटर। व्हाट इज द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द फ्लाई व्हील? क्या पूछा है इन्होंने, एंगुलर एक्सीलरेशन। सबसे पहले भाई, हालांकि ये अप्रोच हम सिर्फ शुरुआत में फॉलो करते हैं, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो इस अप्रोच को फॉलो करना। मतलब कौन सी अप्रोच, गिवन डेटा लिखें सबसे पहले, और गिवन डेटा लिखने के बाद आप क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन अपनी रफ कॉपी में इस अप्रोच को फॉलो करो। अगर आप नए हो तो हाँ, अगर आप ऑलरेडी प्रैक्टिस करते हो, आपको बहुत प्रैक्टिस है अपने आप क्वेश्चन देखते ही डेटा उठाने की, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो गिवन डेटा लिख के आप स्टार्ट करो, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपको दे रखा है यहाँ पे गिवन डेटा में, मास ऑफ फ्लाई व्हील इज नथिंग बट 3250 किलोग्राम। कितना दे रखा है, 3250 किलोग्राम दे रखा है। विद द रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन किसे डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं, जो कितनी दे रखी है आपको, 1 मीटर दे रखी है। और साथ में आपको क्या दे रखा है, स्टार्टिंग टॉर्क दैट इज टी, कितना दे रखा है, 4500 न्यूटन मीटर। और आपसे पूछा क्या है, आपसे बोला है कि एंगुलर एक्सीलरेशन यानी कि अल्फा फाइंड। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन क्या होगा दोस्तों। जैसा कि आप और मैं दोनों जानते हैं कि जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, T इज इक्वल टू होता है आई अल्फा। क्या होता है, T इज इक्वल टू आई अल्फा, वेयर आई क्या होता है आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और या मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल दीजिए। और अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या होता है मेरे दोस्तों, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। आपसे पूछा ही क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अल्फा फाइंड करना है, तो अल्फा विल बी इक्वल्स टू स्टार्टिंग टॉर्क डिवाइडेड बाय मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और आप जानते हैं कि जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, वो क्या होता है, एम के स्क्वायर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, पेन चेंज कर लेता हूं मैं, कौन सा ले, व्हाइट ले लेते हैं। चलो, किसके बराबर होता है, एम के स्क्वायर के बराबर होता है। मास की वैल्यू आपके पास है, के की वैल्यू आपके पास है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली पुट करना है। तो स्टार्टिंग टॉर्क कितना है, 4500 न्यूटन मीटर है, डिवाइडेड बाई आपको क्या करना है, मास 3250 और के स्क्वायर तो 1 है, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा अल्टीमेटली। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 5 के टेबल से आप काट के देखेंगे, 5 से आप काट के देखें, डिवाइड करके देखिए, आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1.38 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ दिख नहीं रहा हो शायद आपको, तो यहाँ लिख देता हूँ 1.38 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, जो आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी के अंदर। तो फॉर्मूला कौन सा याद रखना है, T इज इक्वल टू आई अल्फा का फॉर्मूला याद रखना है। आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द रोटरी इंटरनल कंबशन इंजन इज द इन्वर्जन ऑफ, जो आपका रोटरी इंटरनल कंबशन इंजन होता है वो किसका इन्वर्जन है, 4 बार लिंक चेन का, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन का। देखिए डबल स्लाइडर क्रैंक चेन के, अच्छा 4 बार के आपको पता होंगे कौन कौन से इन्वर्जन है। जो आपका एक्सटर्नल कंबशन इंजन होता है वो 4 बार लिंक चेन का एक इन्वर्जन होता है। ठीक है, और आपने देखा होगा क्या बोलते हैं उसको, बुल इंजन बोलते हैं, हाँ बुल इंजन होता है, वो भी इसी का होता है। ठीक है, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन के जो आपका इलिप्टिकल ट्रेमल है, ओल्ड हैम कपलिंग है, स्कॉच चॉक मैकेनिज्म है, वो डबल स्लाइडर क्रैंक चेन के है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के, तो सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का इन्वर्जन कौन सा होता है, रोटरी इंजन होता है, विथ वर्क क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म है आपकी। ठीक है, तो ये सारी जो है किसके, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के। तो ये सब आप कहाँ पे देखेंगे, थ्योरी क्लास के अंदर दिखेंगे, जो जल्दी आप लोगों के सामने आ जाएगी। जैसे आप लोगों का रिस्पॉन्स बढ़ेगा मैं आपको बता दूंगा, थ्योरी क्लास आप लोगों के लिए मैं ले आऊंगा।
तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर कीजिए, कोई डाउट है कमेंट के अंदर पूछ लीजिए आप, या कोई प्रॉब्लम है तो आप बता दीजिए, ठीक है। हम उसको रिजॉल्व कर देंगे, कोई भी आपका डाउट हो या कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसको हम रिजॉल्व कर देंगे। बट वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, दोस्तों के साथ पहुंचाओ, इससे आपका भी फायदा है। भाई मैं आप लोगों के लिए थ्योरी क्लास भी लेके आऊंगा, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, तो इससे आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। दोस्तों 27 अक्टूबर को SSJE का एग्जाम आ गया। अगर मैं इस तरह के आप लोगों के लिए 10 सेट लेके आता हूँ, आपको 100 क्वेश्चन करवाता हूँ, आपका रिस्पॉन्स अच्छा हुआ, 27 अक्टूबर से पहले मान लिया मैं रोज दिन के 2 सेट लाने लग गया आप लोगों के लिए, ठीक है, तो आपका रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। आपका रिवीजन जितना अच्छा होगा, आपको फिर क्या करना है, टेक्निकल की चिंता ही छोड़ देनी है। भाई SSC की खासियत रही है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिपीट करता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए स्पेशल SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले आऊंगा, बट आपका रिस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए। थोड़ा सा रिस्पॉन्स अगर आप अच्छा दोगे तो मजा आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो गया, सी करेक्ट आंसर हो गया। चले आगे, आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 और पता नहीं क्या हो रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर आप देख रहे हैं आपको समझ में आ रहा हो तो मुझे बता देना इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए, ठीक है, मुझे समझ में आ ही नहीं रहा। चलो क्वेश्चन नंबर 7, अ पुली इज ड्राइवन बाय ए फ्लैट बेल्ट, बहुत बढ़िया, एंड द मैक्सिमम टेंशन प्रोड्यूस इन द बेल्ट इज 1400 न्यूटन। यहाँ पे आपको गिवन डेटा में क्या मिला है कि जो मैक्सिमम टेंशन है वो क्या है, T max is nothing but 1400 Newton. Now, the belt has density of 1000 kilogram per meter cube. Density of belt is 1000 kilogram per meter cube. और बेल्ट क्या है भैया, 100 mm वाइड है और 5 mm थिक है, तो विड्थ ऑफ बेल्ट इज 100 mm और थिकनेस ऑफ बेल्ट इज 5 mm, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बेल्ट फॉर मैक्सिमम, किसके लिए पूछा है, मैक्सिमम पावर के लिए स्पीड इन्होंने पूछी है, दैट इज वेलोसिटी पूछी है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी फॉर मैक्सिमम पावर के लिए एक कंडीशन होती है, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट टी 3m। क्या होती है, अंडर रूट टी बाई 3m, वेयर t इज योर मैक्सिमम टेंशन, 3 आपका कांस्टेंट है और m क्या है, मास है। अब ये यहाँ पे आपको करना क्या है, मास फाइंड करना है। मास फाइंड के अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, आपको टेंशन दे रखी है, मास फाइंड करो और यहाँ पर लगाओ और उसके बाद डायरेक्ट मजे लो किसके, वेलोसिटी, जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है उसके मजे लो, ठीक है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो भाई हमें डेंसिटी दे रखी थी, डेंसिटी कितनी थी, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हम जानते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अगर मुझे मास फाइंड करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो आपकी डेंसिटी है, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई अगर मैं वॉल्यूम करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, मास मिल जाएगा। तो देखिए डेंसिटी कितनी है आपकी, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब दे रखी है। वॉल्यूम के लिए आपके पास भैया विड्थ है, थिकनेस है, पर लेंथ नहीं है, तो एक डेटा की कमी, तो रुकिए मास को हम पर मीटर के अंदर निकाल लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे जब आप देखोगे ना तो आपको वेलोसिटी चाहिए मीटर पर सेकंड के अंदर, ठीक है। अभी मैं आपको आगे आगे समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अभी से ओवरव्यू दूंगा तो समझ में नहीं आएगा, भाग जाओगे। तो क्या हो गया, 100 मल्टीप्लाइड बाई 5 पर अगर आप यहाँ पे यूनिट देखोगे mm के अंदर है, ये mm के अंदर है, और यहाँ पे यूनिट देखोगे मीटर क्यूब के अंदर है। तो क्या करोगे, mm को मीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट किया, 10 टू द पावर -3 और 10 टू द पावर -3। यहाँ पे आप इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, ये हो गया आपके कितने, 10 टू द पावर 5 हो गया, ये हो गया 10 टू द पावर -6 हो गया, कट गया तो क्या बच गया, 5 इंटू 10 टू द पावर -1 और 5/10 दैट इज 0.5। बट यहाँ पे इसकी यूनिट कितनी है, किलोग्राम पर मीटर इसकी यूनिट है, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया वेलोसिटी फॉर मैक्सिमम पावर, तो वेलोसिटी फॉर मैक्सिमम पावर के लिए क्या है, टेंशन डिवाइड बाई 3 है। अगर यहाँ पे जैसे आपको वेलोसिटी फॉर मैक्सिमम पावर निकालनी है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट अप्लाई करें, ठीक है, और अप्लाई करें भाई, टेंशन कितनी रखी है, 1400 न्यूटन दे रखी है, डिवाइड बाई 3 है और साथ में 0.5 है, तो ये एक और ऊपर चला गया। यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी मैं कैलकुलेट कर रखी है, बता देता हूँ, 30.55 मीटर पर सेकंड आएगी। कितनी आएगी, 30.55 मीटर पर सेकंड। अब देखिए बात, सवाल ये था किलोग्राम पर मीटर में क्यों लिया। देखिए टेंशन की यूनिट क्या है, न्यूटन के अंदर है, और इसकी यूनिट अगर आप किलोग्राम के अंदर लेते हैं तो क्या होगा, देखते हैं। चलिए ये हो गया किलोग्राम इंटू मीटर, ठीक है, और साथ में क्या हो गया, पर सेकंड स्क्वायर हो गया, और इसको हमने डिवाइड किससे किया, किलोग्राम से किया।
किलोग्राम से किलोग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। साथ में क्या बचेगा, देखो किलोग्राम से किलोग्राम क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब जब मैं बता रहा हूँ आपको, जब ये मैंने वेलोसिटी तो ली है ना, अंडर रूट के अंदर चल रहा है, साथ में जो वेलोसिटी ली है वो न्यूटन पर केजी के अंदर ले रहा हूँ, तो क्या बच गया आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा मेरे भाइयों, आपको साइड में ले जाता हूँ, क्या बच गया आपके पास बच गया अंडर रूट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसकी यूनिट क्या है कि अंडर रूट मीटर पर सेकंड। यूनिट क्या चाहिए आपको, मीटर पर सेकंड चाहिए। अब क्या करें, हमने क्या किया था, हमने बोला कि टेंशन की यूनिट न्यूटन के अंदर लो और साथ में जो मास की यूनिट है वो लो किलोग्राम पर मीटर लो। तो देखो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाई किलोग्राम, और ये मीटर जो था ये कहाँ चला गया आपका, ऊपर चला गया। किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, ये टोटल अंडर रूट के अंदर है, तो क्या बन गया अंडर रूट मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगी, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान सा सवाल है। अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही हो कि सर ये मैक्सिमम पावर कंडीशन कहाँ पे आई है, तो आप वेट करें थ्योरी क्लास का। थ्योरी क्लास के अंदर मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि भाई मैक्सिमम पावर कंडीशन के लिए जो स्पीड होती है वो किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। वेट करें, आपको पता पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7, द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन द यूनिफॉर्म वियर थ्योरी इज, मतलब यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के अंदर जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस। देखिए, अगर मैं यूनिफॉर्म वियर की बात करता हूँ, यूनिफॉर्म वियर के अंदर हम क्या मानते हैं कि भाई प्रेशर जो है ना वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो कांस्टेंट नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या आता है, जो पी आता है वो आता है आपका डब्ल्यू डिवाइड बाई पाई। यार एक बहुत जनरल नॉर्मल फॉर्मूला बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे मैं डब्ल्यू, पाई तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, अगर मैं डब्ल्यू को कांस्टेंट रख लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। तो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वियर थ्योरी जो प्रेशर होता है आपका, ठीक है, जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो रेडियस के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये किसका क्वेश्चन था, मशीन डिजाइन। पिछला क्वेश्चन भी मशीन डिजाइन का था, अगला क्वेश्चन भी मशीन डिजाइन का होगा। ठीक है, तो ये आप कहाँ पे पढ़ोगे, जब आप डिजाइन करोगे किस चीज को, क्लचेस को, डिजाइन ऑफ क्लच को, अदरवाइज बेयरिंग, दो के अंदर यूज आती हैं। तो दोनों के अंदर मैं आप लोगों को ये समझाने वाला हूँ क्या होती है यूनिफॉर्म वियर थ्योरी और क्या होती है यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। देखिए, नाम से पता पड़ेगा, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के अंदर हमने क्या माना है कि भाई जो आपकी क्लच प्लेट है या जो आपकी फ्रिक्शन डिस्क है उसके अंदर वियर कैसा है, हर जगह पे यूनिफॉर्म है। तो ऐसी कंडीशन में प्रेशर क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, इस तरह यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के अंदर हम क्या मानते हैं कि प्रेशर जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर। इसका आंसर समझ में आ गया, इसका आंसर है 8 का आंसर है सी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन द फ्रिक्शन लाइनिंग इज न्यू। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और हंसी मुझे इसलिए आई क्योंकि ये क्वेश्चन थ्योरी बुक से डायरेक्ट आया है। थ्योरी बुक से डायरेक्ट आया है। बुक का नाम बाद में बताऊंगा आप लोगों को, अभी नहीं बता सकता मैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन एसएससी जेई 2016 में आया है, 2018 में आया है। इसके अलावा अब जो 19 का एग्जाम है उसमें भी आने की चांस है, किसी न किसी सेट में लगा देंगे। गेट के अंदर भी आया हुआ क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, हर पीएसयू में ये क्वेश्चन आया, हर पीएसयू ने इस क्वेश्चन को पूछा, इसरो ने भी पूछा। ठीक है, देख लीजिएगा, आप प्रीवियस ईयर देखोगे आपको पता पड़ेगा। इतना इंपॉर्टेंट और इतना आसान सा क्वेश्चन जो अभी मैं पिछले क्वेश्चन में बता रहा था। ठीक है, और जो पिछले क्वेश्चन में बता रहा था वही चीज, उसी को हम आगे ले जाएंगे। व्हेन द फ्रिक्शन लाइनिंग इज न्यू द वियर वेरीज। ठीक है, जब फ्रिक्शन लाइनिंग न्यू होती है तो वियर कैसे वेरी करता है, डायरेक्टली टू द रेडियस करता है, इनवर्सली टू द रेडियस करता है, डायरेक्टली टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस करता है, या इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस करता है। तो दोस्तों जब फ्रिक्शन लाइनिंग न्यू होती है ना तो हम अप्लाई करते हैं यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी को। मैं इसीलिए उसमें आधा बताता बताता आपको रुक गया था, क्योंकि मुझे पता था अगला क्वेश्चन भी यही है। मैंने ही तो बनाया, तो मुझे तो पता ही रहेगा, मैंने ही बनाया क्वेश्चन तो सारे, मुझे पता था अगला क्वेश्चन यही है, तो उसके अंदर समझाना है। देखिए दोस्तों, एक रिलेशन याद कीजिए आप, वियर जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, पी आर। ठीक है, वेयर पी क्या है आपका प्रेशर है और आर क्या आपकी रेडियस। अब दोस्तों यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, जब फ्रिक्शन लाइनिंग न्यू है तो लाइनिंग न्यू होने पे हमने प्रेशर को क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया।
तो अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट मानोगे तो वियर क्या हो जाएगा, वियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। किसके प्रोपोर्शनल हो गया, रेडियस के। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। और जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, हमने बोला वियर इज प्रोपोर्शनल टू पी डॉट आर। अब मैंने यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के अंदर क्या बोला कि वियर क्या होता है हमारा कांस्टेंट। ये प्रीवियस क्वेश्चन की बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 का, और बेटर सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपको। तो वियर क्या होगा, कांस्टेंट। तो क्या होगा ऐसी कंडीशन में, पी आर इज इक्वल टू सी। और ऐसी कंडीशन में अगर मैं देखूंगा तो पी क्या हो जाएगा, सी बाई आर। सी कांस्टेंट है तो पी इज 1 अपॉन आर। ठीक है, तो यही बताया था कि भाई देखो पिछला क्वेश्चन, देखो पिछले क्वेश्चन में क्या बोला, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्यों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, यही तो बोला था, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। कैसे आया, वियर इज पी आर, इसको कांस्टेंट बनाओ, पी आर बराबर सी, पी बराबर सी बाई आर और पी सी बाई, ठीक है, यहाँ 1 बाई आर। ठीक है, हो गया। यहाँ से ओए होए कितना आगे भागता है ये, वक्त से आगे भागना चाहती है पीपीटी, मुझसे भी आगे और वक्त से भी आगे, बहुत आगे भागती है। तो प्रेशर क्या हो गया, 1 बाई आर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है आपको यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी और यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। एक के अंदर वियर यूनिफॉर्म है, एक के अंदर प्रेशर जो है वो यूनिफॉर्म है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, सारे ही आसान क्वेश्चन है। व्हाट इज द रेडियल डिस्टेंस ऑफ टूथ फ्रॉम द पिच सर्किल टू द टॉप ऑफ टूथ इज नोन एज। भाई जो रेडियल डिस्टेंस है टूथ की फ्रॉम पिच सर्किल टू द टॉप ऑफ टूथ, भैया आप कहाँ पे पढ़ोगे, गियर टर्मिनोलॉजी के अंदर पढ़ने वाले हो मेरे दोस्तों। गियर टर्मिनोलॉजी के अंदर कि भैया मान लिया यहाँ पे टूथ है, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे आपको पिच सर्किल दे रखा है। ये ऐसा कैसा सर्किल है, सॉरी मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे ये सर्किल थोड़ा गलत बन गया मुझ पे, ये सर्किल है और यहाँ पे आपको क्या दे रखा होगा, टूथ दे रखा होगा। तो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेडियल डिस्टेंस ऑफ टूथ फ्रॉम द पिच सर्किल टू द टॉप ऑफ द टूथ। यहाँ पिच सर्किल से टॉप ऑफ द टूथ से, सॉरी पिच सर्किल से टॉप ऑफ द टूथ के बीच की डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, अडेंडम बोलते हैं। अगर नीचे की बात करें तो क्या आ जाता है, टेडेंडम हो जाता है। पिच सर्किल डायमीटर, इसका डायमीटर हो जाता है। मॉड्यूल की भी बात करेंगे, मॉड्यूल क्या होता है। तो ये कहाँ से था, आपका थ्योरी ऑफ मशीन से और मशीन डिजाइन दोनों का कंबाइन क्वेश्चन था। गियर टर्मिनोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे, बकायदा आपको एनिमेशन से समझाऊंगा किस तरह से इस टर्मिनोलॉजी को याद रखा जाए। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, मैं खुद जानता हूँ बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है 10th का, जो कि है अडेंडम। तो चलिए दोस्तों, ये थे आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है मेरा, तो प्लीज इस वीडियो को क्या करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। दोस्तों आप लोग हमें सपोर्ट करें, आप जितना हमें सपोर्ट करेंगे उतना ही हम आप लोगों को फायदा पहुंचाएंगे, ठीक है, और नहीं करोगे तो भी पहुंचाएंगे। खैर फायदा तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। क्या करेंगे, सर्च करेंगे टेक्निकल एग्जाम को टेलीग्राम चैनल पे, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल दिखाई देगा, उसको ज्वाइन करेंगे। वहां पर मैं जल्दी ही पीपीटी, पीडीएफ और जो स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल में पता है क्या है, मेरे हैंड रिटन नोट्स है थ्योरी ऑफ मशीन के, मैं प्रिपेयर कर चुका हूँ। फ्लूइड मैकेनिक्स के मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो वो सारे मैं अपलोड करने वाला हूँ। थ्योरी ऑफ मशीन को जल्दी ही स्कैन करके एक कॉपी थ्योरी ऑफ मशीन के पूरे नोट्स की मैं इस टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा। तो दोस्तों आप इस चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, ये मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोगों के लिए फायदा है। इसके अलावा जो अलग अलग टेस्ट हैं वो भी यहाँ पे अपलोड होते रहते हैं, ठीक है, वो मैं ही अपलोड करूंगा। और साथ में इलेक्ट्रिकल के बच्चे भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल के लिए भी यहीं पर आपको मटेरियल जो है वो मिल जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।